गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ सबीन फारूक। मैं हूँ आदिल निज़ामी। आदिल, ये तो अब वो तमाम लोग सोच रहे होंगे, वो जो हलवे इंजॉय करते थे, वो जो शाम की कॉफ़ी, शाम की चाय इंजॉय कर रहे होते थे लोग, और उसके बाद मज़े मज़े के जो ना जैकेट्स और वो फैशन सर्दियों का अपना अलग होता है, तो वो लोग जो इंजॉय करते थे अब तो खैर बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पे गर्मी आ चुकी है, मौसम खासा गर्म हो चुका है। अब जो गर्मियों के मलबूसात हैं वो आ चुके हैं, गर्मियों के खाने आ चुके हैं। जो हम कह रहे हैं ना कि अब आ चुका है, ये हम थोड़ा सा नॉर्थ की बात करें और इस्लामाबाद के पर्सपेक्टिव से तो बात करें कि अब, वरना अभी काफ़ी दिन गुजर, काफ़ी हफ्ते गुजर चुके हैं कि कराची का मौसम, वहाँ पर तो प्रॉपर इस वक्त तो हीट वेव है, तो कराची वाले तो वैसे ही रिलेट कर सकते होंगे कि ये तो गर्मी कब से बर्दाश्त कर। बल्कि मुल्क के जो मैदानी इलाके हैं पंजाब और सिंध के, वहाँ तो मार्च के बाद से ही गर्मी का आगाज हो जाता है और लोग जो मौसमी सब्जियाँ, मौसमी फल जो है उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अच्छा, सीजन के जो फल होते हैं उनका अपना ही मजा होता है। अच्छा, अब वो सारे लोग ना, अब सर्दियों को बहुत सारे लोग मिस करेंगे। आपने सबसे ज्यादा चीज क्या खाई सर्दी में? सर्दियों में वैसे तो सूप और नट्स, हलवे और मुल्तानी सोन हलवा, इस तरह की बहुत सी चीजें। उसके बाद जो वेट गेन होता है, उसके बाद जो टेंशन होती है वो, बल्कि जब उसके बाइट्स ले रहे होते हैं तो आपको आइडिया होता है कितनी कैलोरीज की आप इनटेक कर रहे हैं और उसको कैसे रिड्यूस कर रहे हैं। बहुत बड़ा मसला बन जाता है। नहीं होता, खाने के 5 दिन बाद पता चलता है ये हमारे साथ क्या हो गया है। अच्छा, गर्मियों में ये होता है कि काफी सारे लोग जो है ना वो वेट को मेंटेन रख पा रहे होते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि वेट उनका, वो कहते हैं कि जी मेंटेन हो पाता है क्योंकि मीठा खाने को ऐसा दिल नहीं करता और भूख भी आपकी थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा। साथ गर्मियों में आपके पास बाहर जाने का एक अच्छा मौका भी होता है, वॉक वगैरह कर लेते हैं और जो डे लाइट है वो ज्यादा होती है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेते हैं आप। सही बात है, लेकिन गर्मी होती है तो गर्मी से तो वैसे ज्यादा लोग बच ही रहे होते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ नहीं, हाँ जनाब, हम ये कहना चाहते हैं, रजिस्टर ये करवाना चाहते हैं कि जो भी मौसम हो उसको एंजॉय करें, चाहे बदलता मौसम हो, चाहे गर्मी आ गई है, चाहे सर्दी आ गई है, बाहर हर मौसम को आप इंजॉय करें, क्योंकि उसकी एक अपनी सौगात होती है अल्लाह की तरफ से। हमारे पास बहुत सारी नेमतें होती हैं, उन सबको इंजॉय करें। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मैंगोज। और मैंगोज? अच्छा, मैंगोज, मुल्तान के मैंगोज, आमों का इंतजार है आपको। ये सबको बताते चलो, आदिल का ताल्लुक जो है वो एक्चुअली मुल्तान से है और जब भी गर्मियाँ आती है तो हम सब, पूरा ऑफिस है हमारा, वो आदिल की तरफ ऐसे देखना शुरू कर देता है और आदिल से ना सब लोग जो है ना वो राब्ते बहाल करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो पूरी सर्दियां मतलब सालों साल बात ना कर रहे हो, लेकिन ये होता है कि उनकी तरफ देखना। अच्छा स्पीड, आपकी बात कर रही है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के, पाकिस्तान में, क्योंकि हम देखते हैं मुख्तलिफ मौसम है, मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ फल हैं। सेब शुमाली इलाका जात में है, सरगोदा डिवीजन के माल्टे कीनू है, साउथ पंजाब का सिंध का आम है, लेकिन सबसे ज्यादा गिफ्टिंग आपको मैंगोज की नजर आएगी। सही बात है वैसे, और वो कहते हैं जी, वही मतलब वो लोग आपको बड़े अच्छे लग रहे होते हैं गर्मियों में, है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा है। मौसम करीब आ रहा है गर्मियों का मौसम। अच्छा जी, अभी ऐसा है कि शुएब साहब जो है ना वो भी, अब हमने उनको भेजा हुआ है ऑब्वियसली किस तरह से कि वो जाएं और जाकर ऑब्वियसली कोयटा हमने जिस तरह से उनको भेजा हुआ है और कोयटा में ज़ाहिर वहाँ जाकर वो डिफरेंट चीज़ें, वहाँ की सौगात हमें बताएंगे। तो आज हमें जो है वो ज़रा बताएंगे कि वहाँ पर मौसमी फल, स्पेशली आम के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। ओके, कोयटा में वैसे बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट वहाँ भी होते हैं, वहाँ पर अनार और दीगर जो खुबानी वहाँ पर होती है, आड़ू वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो लेकिन आज देखेंगे कि वो कहाँ पर जाते हैं और कहाँ की चीज़ हम एक्सप्लोर करके भेजते हैं। हमने बेसिकली कोयटा का टास्क उनको दिया हुआ ज़रूर है कि वहाँ पर जाएँ, बलूचिस्तान की अच्छी स्टोरीज कवर करें, लेकिन ऑब्वियसली इस्लामाबाद से होते हुए वो कोयटा जाएंगे, बलूचिस्तान जाएंगे, तो ऑब्वियसली देखते हैं रास्ते में जो स्टोरीज उनको अच्छी लगे इस्लामाबाद से लेके बलूचिस्तान तक, वो सारी चीज़ हमसे शेयर करेंगे। तो आज आगे चल के प्रोग्राम में देखते हैं कि वो कहाँ की सौगात आज हमसे शेयर करेंगे, गर्मी के क्या हालात हैं, मुल्क का कैसा मौसम है, तो जरा वेदर फोरकास्ट एग्जैक्टली बताते जी पाकिस्तान का मौसम आज कैसा रहेगा। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद में हमें बताया कि वाकई गर्मी आ चुकी है, अब कम से कम 20 ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट वेव वहाँ पर आज चल रही है और कम से कम जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम कराची की बात करें, कम से कम 27, ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और पेशावर में कम से कम 19, ज़्यादा से 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा की बात करेंगे, कम से कम 12, ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है जी आदिल आज का मौसम, और कहीं पर भी हम ये नहीं कह सकते। मासवाई आप देखेंगे गिलगित बल्तिस्तान के पूरे मुल्क में ही गर्मी जो है वो अरूज पर पहुँच रही है। हम देख रहे हैं कि अमूमन हम जब वेदर फोरकास्ट की बात करते हैं तो गलियात डिवीजन में गर्ज चमक के साथ बारिश लाजमी होती है, लेकिन आज तो वहाँ भी बारिश नहीं है, सिर्फ जीबी में बारिश।
एग्जैक्टली तो आप देखते हैं मतलब कि कब तक, अभी सरदार सरफराज साहब से हमारी बात हुई थी तो अभी ये स्पेल पूरा गर्मी का है प्रॉपर, जहाँ पर एक्चुअली हीट वेव आएगी। अल्लाह सबको महफूज भी रखें, मौसम से अपना ख्याल आप लोग खुद भी रखें, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, आज की मौसम के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में अगर तूफान नहीं भी आ रहा तो बाकी अगर दुनिया में देखा जाए तो मुख्तलिफ जगहों की हमें खबरें रिपोर्ट हो रही होती है जहाँ पर शदीद तूफान आता है। मौसमियाती तब्दीली उसकी एक बड़ी वजह है और अमरीकी रियासत नब्रास्का में शदीद तूफानी आंधी के दिल दहला देने वाले मनाजिर जो हैं वो सामने आए हैं। साइक्लोन वहाँ पर बड़ी मतलब तादाद में आते हैं। मीडिया पर फुटेज वायरल हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि घर के जो टुकड़े हैं वो उड़ रहे हैं। वाक़े के वक्त इमारत के अंदर दर्जनों अफराद मौजूद थे, ताहम वो सब मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। नब्रास्का में तूफ़ानी आंधी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आई थी, ताहम इसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। अच्छा जी, ये देखें दिल दहला देने वाली वाकई ये वीडियो है कि किस तरह से जो है अगर हम देख रहे हैं कि इसे हम कहते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज है। अब इसका हमारे यहाँ जो वैसे आंधियाँ आती हैं वो इस तरह की नहीं होती, वहाँ साइक्लोन और आंधियों की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है। और एक बार जो घरों का इंफ्रास्ट्रक्चर है लकड़ी के बने हुए घर होते हैं, फाइबर के बने हुए घर होते हैं, बड़ी जल्दी उड़ भी जाते हैं। हमारे यहाँ तो कंक्रीट के बने हुए मजबूत घर होते हैं। सही बात है। अच्छा, अब इस तरह से देखा जाए तो हम ये बात भी कर रहे होते हैं ना कि कुछ ऐसी जगह हैं जो कि हमारी अपनी वजह से हमारी कोताहियाँ, जो हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर रहे होते हैं ज़्यादा, वो कहते हैं कि ख़त्म हो जाएंगी कुछ टाइम तक। मालदीव्स के हवाले से जिस तरह से कहा जाता है कि वो अगले कुछ एक दिहाई की अगर बात की जाए तो उसके बाद से वो आपको नज़र नहीं आएगा। बल्कि श्रीलंका है, आपका बांग्लादेश है, सतह समुद्र से वो नीचे होते जा रहे हैं। समुद्र जो लेवल है समुद्र का वो बुलंद होता जा रहा है। अच्छा, अब ऐसे में नए नए इनिशिएटिव्स भी ले जा रहे हैं कि किस तरह से किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ वहां पर आबाद रह जाए। तो समंदर में तैरने वाले दुनिया के पहले शहर की अव्वलीन तस्वीर जो है वो सामने आ चुकी है। ये हैरत अंगेज और खूबसूरत शहर मालदीव में जो है नीले पानी में तामीर किया जा रहा है और इस शहर में 5000 घर तामीर किए जाएंगे जिनमें 20,000 अफराद के क़याम की गुंजाइश होगी। अच्छा, शहर की तामीर जो है वो 2027 में मुकम्मल होगी, लेकिन यहाँ लोगों के बसने का जो अमल है वो अगले साल से शुरू हो जाएगा। अच्छा, वैसे कितनी खूबसूरत ये विजुअल हमारे सामने है। अच्छा, बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो ये बेसिकली एक मकामी शिपयार्ड में तामीर करके इसे नए शहर तक पहुँचाया जाएगा, ठीक है, और वहाँ ज़ेरे आब मौजूद कंक्रीट से इसे जोड़ा जाएगा। शहर में बिजली के हसूल के लिए भी सोलर एनर्जी से मदद ली जाएगी, जबकि एयर कंडीशनिंग के मुतबादिल के तौर पर गहरे पानी की ठंडक को इस्तेमाल किया जाएगा। इस शहर में रहने वाले कहीं जाने के लिए कश्तियों, साइकिल या इलेक्ट्रिक जो स्कूटर्स होते हैं उसका सहारा लेंगे या पैदल भी घूम सकेंगे। तो इस शहर मालदीव को समंदर की सतह में इजाफे से लाक जो खतरात है जिसके बारे में बात कर रहे थे उसको बचाने एक हल जो है वो माहिरीन को नजर आया। और माहिरीन के मुताबिक समंदरी सतह में इजाफे के नतीजे में लगभग पूरा मालदीव इस सदी के आखिर तक समंदर में डूब सकता है, मगर एक तैरने वाला शहर समंदर की सतह बुलंद होने पर भी महफूज रह सकता है। अच्छा, हुकाम ने इस शहर को कुछ मॉडल तस्वीर भी ज़ाहिरा जारी की हैं जो कि हम इस वक्त आपको दिखा भी रहे हैं कि कितना खूबसूरती से इसको बनाया जाएगा। अब वो ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ अब जो बचा सकते हैं, ये शुक्र है कि बचाने की कोशिश की जा रही है कि ये शहर जो है वो आबाद रहेगा। तो ये एक वैसे मालदीव जो है अपनी बीचेस की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। ब्लू वाटर है वहाँ पर, बहुत से टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं और वहाँ जाकर एंजॉय करते हैं। और ये पहला शहर नहीं है, हमने देखा कि दुबई जो है पाम जुमेरा ऑल्दो फ्लोटिंग सिटी नहीं है, लेकिन समंदर के अंदर जाकर आबादकारी की गई, घर बनाए गए। खूबसूरत सी मुझे एक चीज़ लगी कि जो एयर कंडीशनर के तौर पर जो ठंडा पानी है उसको यूटिलाइज किया जाएगा किसी तरीके से। सो दिस इज समथिंग रियली गुड कि नेचुरल रिसोर्सेज और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा बिजली के लिए। तो वो इस्तेमाल देर आई दुरुस्त आई, इंसान ने अपने साथ जो किया, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए दोबारा से आप कुदरती वसाइल की तरफ खुद ब खुद आपको कुदरत लेकर चली जाती है कि आखिरी और वाहिद हल जो है मतलब बिलाखिर हम दोबारा से नेचर की जानिब लौट रहे हैं। जरा बात कर लेते हैं क्रिकेट की। और दुनिया क्रिकेट बड़ा मुकाबला, आलमी मुकाबला होने जा रहा है। उसकी जो किट है उसकी रूनमाई कर दी गई है। हमने देखा कि जो T20 वर्ल्ड कप होना है जून में वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में, उस मेगा इवेंट के लिए कौमी क्रिकेट टीम की जो किट है उसकी लाहौर में जो है तकरीब रूनमाई मुनक्किद हुई, जिसमें चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और दीगर जो ओहदेदार हैं वो भी शरीक हुए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी किट पहन कर आए, जबकि PCB की जानिब से जारी वीडियो में नसीम शाह, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब को भी देखा जा सकता है। किट का जो नाम है उसको मैट्रिक्स, उसका जो नाम है वो रखा गया है।
इसमें सबीन पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा होगा 9 जून को न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड में स्टेडियम बन गया है। और वहाँ पर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूँ कि उसके लिए 32,000 के करीब जो है शायकीन क्रिकेट ग्राउंड में बैठ के मैच देख सकेंगे। लेकिन उसकी जो रजिस्ट्रेशन थी ऑनलाइन करना थी, ओवर 1 मिलियन लोगों ने उसके ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन के लिए किया, टिकट के लिए अप्लाई किया। ठीक है जी, ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा, लोग अब एंजॉय करेंगे। क्रिकेट की जो खबर होती है ना, वो तो वैसे ही ऐसे वायरल जाती है कि उसके बारे में बंदा क्या बता। अच्छा, कुछ ऐसी खबरें भी होती है जो वायरल अगर जा रही हो ना तो आपका दिल नहीं कर रहा होता कि वो वायरल हो। कोई ऐसी खबर कराची से, रात से जो हालात हैं कराची में, मैट्रिक के इम्तिहान तलबा के लिए वबाले जान बन गया है और मैट्रिक के तलबा की बड़ी तादाद को एडमिट कार्ड ना मिल सके। आज होने वाले पर्चे से पहले तलबा और वालिदैन को परेशानी का सामना करना पड़ा। रात भर बोर्ड ऑफिस के सामने वो मौजूद रहे। तलबा और इंतजामिया के दरमियान तलकलामी भी ऑब्वियसली हुई है। बोर्ड हुकाम ने तलबा की परेशानी की वजह से उन्होंने ये कहा है कि इसकी जो वजह है वो प्राइवेट स्कूलों की गफलत है, जिसको उन्होंने कहा है कि इनकी वजह से ये सब हुआ है। जिन स्कूलों ने ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाए थे उनके जो प्रिंट हैं वो निकाल कर इम्तिहान में वो लोग ज़ाहिर है वो बैठ सकते हैं। ऑनलाइन जिन्होंने भी सबमिट करवाए थे, बट ऑब्वियसली जो फिजिकल जो जिन्होंने सबमिट करवाए थे वो कहते हैं कि उन्होंने ताखीर से जमा कराया, जिसकी वजह से एडमिट कार्ड जो है वो सारा भी जो इम्तिहानात के जो कंट्रोलर है उनकी जानिब से डाला गया है प्राइवेट स्कूल्स पर। लेकिन करंट सिचुएशन क्या है, 9:30 बजे पर्चा शुरू होना था। कंप्यूटर साइंस का ये पेपर है। करंट सूरत हाल जान लेते हैं। सिफ्ते हसान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। सिफ्ते, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक। सिफ्ते, आप किस स्कूल के बाहर मौजूद हैं और ये मसला है क्या? पेपर एग्ज़ाम जो है शुरू हो चुका है, कई तलबा उसमें शरीक नहीं हो सके। बिल्कुल, ये काफ़ी दिनों से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। जब इम्तिहान करीब आ रहे होते हैं 30 अप्रैल से जो है ये मामला शुरू हो गए थे कि बच्चों के जो एडमिट कार्ड्स हैं उसके लिए वालिदैन चक्कर लगा रहे थे कराची बोर्ड ऑफिस के, और वहाँ पर उनको जो एडमिट कार्ड्स हैं उसकी फरहमी मुमकिन नहीं हो रही थी। मल्टीपल रीजंस थे, जिसके अंदर बोर्ड की जानिब से बताया जाता है कि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आज कंप्यूटर साइंस का पेपर है तो उनके एडमिट कार्ड के ऊपर बायोलॉजी का पेपर लिखा हुआ है। इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं जिसको रिजॉल्व करने के लिए वालिदैन की बड़ी तादाद जो है बोर्ड ऑफिस पहुंच रही होती है। कल रात तक भी कुछ ऐसे मसाइल थे कि जो कि हल नहीं हुए थे। उसमें से यही सबसे बड़ा मसला था कि कुछ बच्चों के तो एडमिट कार्ड ना ऑनलाइन मौजूद थे और ना ही वो फिज़िकली उसको रिसीव कर पा रहे थे। तो इसी वजह से आज भी बहुत सारे इम्तिहानी मराकज़ में बच्चे ये उम्मीद लेकर बैठ गए कि उनको वो जो पेपर दे रहे हैं वो दे तो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर उनका रोल नंबर दर्ज नहीं है। उनका नाम तो दर्ज कर दिया लेकिन रोल नंबर दर्ज नहीं है। अब वो कॉपी जब जाएगी तो वो जब चेकर के पास जाएगी तो अल्टीमेटली उसको वो रोल नंबर देखकर ही चेक करेगा, लेकिन वो रोल नंबर ही उस पर मौजूद नहीं है। जिस स्कूल में मैं खड़ा हूँ ये निजी इम्तिहानी मरकज़ है। यहाँ पर दीगर स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं वो किसी और स्कूल में एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उसमें से एक बच्चा ऐसा भी है कि जिसका रोल नंबर ही नहीं है, लेकिन वो जाकर सिर्फ इम्तिहान में बैठ गया है और वो इस उम्मीद पर बैठा है कि अच्छा सिफ्ते, यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, पूरे पाकिस्तान में एग्जाम होते हैं, पंजाब में, दीगर सूबों में भी एग्जाम होते हैं, कभी वहाँ पर इस तरह के मसाइल देखने को नहीं मिलते। हर साल कराची में कभी पर्चा आउट हो जाता है, कभी इस तरह के दीगर मामलात आते हैं। तो बोर्ड की बद इंतजामी है जो हर साल हमें इस तरह का मसला देखने को मिलता है। बिल्कुल, आप इसको कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट मामला है कि जिसके अंदर हर साल हम ये देख रहे होते हैं कि आखिरी वक्त जो होता है पेपर से एक दिन पहले तलबा वालिदैन की बड़ी तादाद रश लगा हुआ होता है। रात के वक्त आप सोचिए कि बोर्ड ऑफिस का खुला होना और रात 1 से 2-3 बजे तक उसके ऑपरेशंस का चलना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि और पेरेंट्स की जानिब से सबसे बड़ा शिकवा ये किया जा रहा होता है कि हम पिछले साल के अगस्त में अगर फॉर्म जमा करा रहे हैं तो उसके लिए हमें इस साल के मई या अप्रैल के अंदर भी अगर हमें एडमिट कार्ड ना मिले तो इससे बढ़कर बोर्ड का जो अमला है वो क्या काम कर रहा होता है। ये एडमिट कार्ड के हवाले से मजीद जो है वो जरा तफसीलात इस पर्सपेक्टिव से बताइएगा। क्या ये जो मामला है क्या ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स का है या फिर सरकारी स्कूल के भी कुछ स्टूडेंट्स ज़ाहिर है इस तरह की बातचीत जरूर कर रहे हैं, उनको भी इस मसाइल का सामना है। दूसरी ये चीज़ भी क्लैरिफाई कीजिएगा, जो बोर्ड की तरफ से आ रहा है कि ताखीर से जो है वो जमा करवाए गए फॉर्म्स जिसकी वजह से एडमिट कार्ड इशू नहीं हुए, तो वो तो एक डेडलाइन नहीं होती। अगर वो डेडलाइन खत्म हो गई थी तो क्या बोर्ड से कोई ये सवाल भी कर रहा है कि उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट कैसे किए और फिर आप एडमिट कार्ड नहीं जमा करके उसके बाद सारा मलबा के जी प्राइवेट स्कूल्स ने जो है वो जमा नहीं करवाए टाइमली फॉर्म्स? अच्छा, इसमें कुछ अलग अलग बातें, 3 अलग अलग बातें अगर मैं आपको मुख्तसरन समझाऊं तो वो ये है कि जब बोर्ड एक वक्त मुकर्रर कर देता है कि इसमें आपने फॉर्म जमा कराना है, उसके बाद मज़ीद फिर एक और डेडलाइन दी जाती है और उसमें कहा जाता है कि आप लेट फ़ीस के साथ एग्ज़ाम्स के जो फॉर्म्स हैं उसको जमा करा सकते हैं। और सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल तारीखें दी जाती हैं कि अगर उस वक्त भी लोग जमा ना करा पाएँ तो उनको एक और चांस दिया जाता है। हत्ता कि ये भी है कि ये बोर्ड की एक कह लीजिए कि एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि कल बोर्ड ने जब ये सारे मामला सामने आए तो उसने एक और तारीख दी है 3
3,500 रुपये लेट फीस के साथ कि अगर जिन बच्चों ने कल तक फॉर्म नहीं जमा कराया था वो 10 मई को 2.5 घंटे का एक दौरानिया दिया गया है जुम्मे के रोज़, वो आकर अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं और उसकी बेसिस पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, जो 7 से लेकर 10 मई तक के उनके एग्ज़ाम्स होंगे, वो एग्ज़ाम्स फिर जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद किसी एक सेंटर बनाकर उसके ऊपर वो इम्तिहान उनको देने की इजाज़त होगी। ये सिर्फ बोर्ड की तरफ से कंट्रोल इम्तिहानात की जानिब से एक प्रोविज़न दिया गया है उन लोगों को जो किसी भी वजह से फॉर्म नहीं जमा करा पाए। तो ये 2 से 3, 4, 5 चांसेस बोर्ड कहीं ना कहीं दे रहा होता है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल आखिरी वक्त पर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पूरी की पूरी जिम्मेदारी बोर्ड की है। कुछ लोग जो हैं वो बड़ी ताख़ीर का शिकार करते हैं अपने पूरे इस प्रोसेस को, और उसकी वजह से वो एंड वक्त पर आकर जो है वो जब फॉर्म जमा कराने आते हैं तो बोर्ड का अमला वैसी दीगर चीज़ों में मसरूफ़ होता है तो वो उनको मना करता है। यही वजह है कि कल बोर्ड ऑफिस में ये इन बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा थी तो बड़ी बदमज़गी भी हुई थी, पुलिस भी वहाँ पर पहुँची थी और उसकी जानिब से फिर यही इसी यकीन दहानी पर कि 10 मई को वो ये इम्तिहानात के जो फॉर्म्स हैं वो जमा करा सकेंगे, तो वो वहाँ से रवाना हुए थे। अब उनके पास एक चांस ये वाला ज़रूर है कि वो अपना फॉर्म आगे कहीं जमा करा सकते हैं। अलबत्ता इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं, जैसे कि कल एक केस ऐसा भी हमारे सामने आया कि जिसमें एक पेरेंट ने अपना एडमिट कार्ड उनको मिल गया, उनको ये कहा गया कि आप एक हलफनामा जमा कराएंगे कि आप चूँकि लेट फीस जमा कराएंगे और उसके 5,000 रुपये देने के बाद आपको आगे के पेपर देने की इजाज़त है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से बड़ा फैसला आया है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उसकी रिजर्व सीट्स जो हैं वो लग ही रहा है कि दोबारा मिल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसलों को मुअत्तल किया है। हुकूमत के लिए थोड़ी मुश्किल है, 2/3 मेजॉरिटी थी हुकूमत के पास जो ख़त्म हो गई है। 224 का जो फिगर था हुकूमत के पास वो अब नहीं रहा, जिसकी वजह से कानून साजी करने में अब हुकूमत को मुश्किल होगी। आदिल, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ उन्होंने एक रद्द अमल दिया है। वो कहते हैं कि चूंकि ये आइन की तशरीह का मामला था, मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच जो है वो कोई अबूरी हुक्मनामा जारी कर सकता। तो इसके अलावा पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन जो आइनी ओहदों पर तैनाती का एक और मरहला मुकम्मल हो चुका है। KP और पंजाब में पीपल्स पार्टी के नामजद गवर्नर्स की तकर्री भी हो चुकी है, जबकि बलूचिस्तान में नून लीग ने अपना गवर्नर लगा दिया। हुकूमत की जो अहम इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी ताहाल वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रही है, फिलहाल ये सामने आ रहा है। लेकिन इतलात ये भी आ रही हैं कि वो बजट के बाद काबीना में शामिल होगी। अच्छा, एक और मामला जो है वो गंदम के बहरान जो है, इस पर भी 2 कमेटियां हमने देखा बन चुकी हैं। प्राइम मिनिस्टर ने 2 कमेटियां बनाई हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये उम्मीद की जा रही है कि किसानों को बिल्कुल दादरसी की जाएगी और जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने मुल्की खजाने और किसानों को नुकसान पहुंचाया उनको सजा भी किसान होगी। इत्तेहाद ने क्योंकि 10 मई से लाहौर की तरफ मार्च करने का भी ऐलान कर दिया और हुकूमत पंजाब ने गंदम की खरीदारी का अंदिया भी दी। लेकिन ज़ाहिर है ये नहीं बताया जा रहा कि कितनी मिकदार में खरीदी जाएगी गंदम और उसके अलावा कब खरीदी जाएगी। ये सारे मामला जो हैं ये अभी तक सामने नहीं, लेकिन ज़ाहिर है 2 तहकीकाती कमेटियां भी इस हवाले से बन चुकी हैं। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा। बहुत शुक्रिया शैला साहिबा, हमने उसको टाइम देने के लिए। पावर शेयरिंग फार्मूला के तहत आपकी जो अहम जो आइनी ओहदे हैं वहाँ तैनातियाँ हो चुकी हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट से पहले या बजट से बाद हुकूमत का हिस्सा बन सकती है? अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जो 2 दिन से गर्दिश कर रहा है और उसमें जो जवाब मेरे सामने आया और वो ये है कि देखिए, ये जो फ़ैसला था कि पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगी, ये CEC का फ़ैसला था। तो अभी तक CEC भी नहीं हुई है और कोई दूसरा फ़ैसला कोई फ़र्द वाहिद का फ़ैसला इसे रद्द नहीं करेगा। अगर पीपल्स पार्टी जाएगी तो CEC का इजलास होगा। तो अभी तक कोई इजलास वगैरह कॉल नहीं हुआ है, तो फिलहाल मैं नहीं समझती कि अभी कोई ऐसी बात है कि जिसमें पार्टी शैला साहिबा, लेकिन खबरें तो ये गर्दिश कर रही है कि पीपल्स पार्टी बजट के बाद जो है वो वफाकी काबीना में शामिल होगी। बस इतनी है जितनी आपने मुझे बताई, इस तरह मेरे कान में भी आ जाती है। फिलहाल पार्टी के अंदर से मुझे कुछ ऐसा नहीं पता। अच्छा शैला साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन और साथ पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको मुअत्तल किया है। क्या आपको लगता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी? देखिए, चाहे पेशावर हाई कोर्ट का फैसला हो या आज का, जुडिशरी का काम है आइन की तशरीह करना और जुडिशरी अगर ये तशरीह करे कि दूसरों को दी जाएंगी, उस पर भी अमल हुआ। फ़ैसला आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको अमल करना पड़ता है।
और अब अगर जुडिशरी बैठी है और उसने पहले मरहले में मुअत्तल किया और फिर उसके बाद एक 5 रुकनी बेंच बैठेगा और वो फिर मज़ीद फ़ैसला देगा, तो उसने जो अभी तक फ़ैसला दिया कि उस वक्त तक वो ख़वातीन जिन्होंने इजाफ़ी तौर पर फिर हल्फ़ उठाया है तो वो जो हैं वो कोई ऐसे बिज़नेस में जिसमें उनके नंबर को जो है शुमार किया जाए वो नहीं होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि अदलिया आज़ाद है। आज अल्लाह का शुक्र है कि पीटीआई ने अदलिया की तारीफ़ की है, वरना कल तक अदलिया के ऊपर जिस तरह से उनकी ज़बानदानी हो रही थी वो एक अलग बात है, लेकिन हमें अदलिया ठीक है, जैसा ज़ाहिर है आपका मौक़िफ़ भी है साथ साथ। अच्छा, अब ऐसे में सियासी बहरान, उसके हवाले से भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। अब सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी मफाहमत के खिलाड़ी वो कहलाते हैं, जाहिर सी बात है मफाहमत के बादशाह। ऐसे में पीटीआई और हुकूमत दोनों मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद नज़र तो आ रहे हैं अपेरेंटली, लेकिन पीटीआई के अंदर ज़ाहिर है वो क्लियर नहीं है कि वो हुकूमत से बात करना चाह रहे हैं या नहीं, बट अपेरेंटली ज़ाहिर है दोनों ये कह रहे हैं कि हम बात करना चाह रहे हैं। ऐसे में ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई को ये कहा है कि वो सिलेक्टेड मुज़ाकरात के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक ग्रैंड डायलॉग दें, ये एडवाइस उन्होंने दी है। अब इस हवाले से क्या ऐवान सदर अपना रोल प्ले कर सकता है? हमारी तो यही ख्वाहिश है, क्योंकि इस वक्त नहीं, जब पीटीआई जो है वो सेलेक्ट होकर आई थी थर्ड ऑप्शन के तौर पर 2018 में, उस वक्त भी चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात हुई थी। उस वक्त भी कहा था कि आइए सब मिलके साथ चलें, कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। लेकिन वो चोर डाकू के बयानिए से नीचे नहीं उतरे और आज भी जरदारी साहब पहले दिन से कह रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब, कि हालात बड़े नाजुक हैं, वक्त बड़ा कम है, हमारी मईशत सफ़र कर रही है, हमारे अतराफ़ के ममालिक जो हैं वो हमारे पास इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर मुल्क में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी और एक असेंबली ही नहीं चलेगी तो बहुत मसला होगा। तो आइए हम बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ से कभी कहा जाता है कि हमें आर्मी मतलब इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, कभी कहता है कोर्ट सॉलिसी करे, फिर कभी चीफ जस्टिस को बुरा भला शुरू हो जाते हैं और कोर्ट को, और फिर टेलीग्राफ में आर्टिकल भी लिख डाला। तो एक ऐसी पार्टी जिसके किसी भी चीज़ का पता नहीं चलता है, कि ये भी नहीं पता चलता कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किसको मिल रही है, बाहर आके किसने जो बात की है वो सही है, दूसरे ने जो बात की है वो सही है, या तीसरे की बात जो है वो पार्टी का नैरेटिव है, तो उसमें क्या किया जा सकता है। और दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें जब हो रही होती हैं तो उस वक्त भी डायलॉग ही की बात होती है और डायलॉग पे जोर दिया जाता है। और आप देखें कि इस वक्त गज़ा की सूरत हाल पे जहारे ममालिक जो हैं ख़ुद उनके यहाँ अपने यहाँ क्या हो गया है, तो इनको ये समझना चाहिए कि इनके अपने यहाँ बड़े मसाइल हैं, बात सही नहीं कर पा रहे हैं इनके लोग बाहर बैठे हुए, तो इनको बातचीत में शायद साहब मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल जो है उसकी अशद ज़रूरत होती है। इस हवाले से हुकूमत का किरदार कलीदी है। हुकूमत पहल करने में क्यों रिलेक्टेंट आपको दिखाई दे रही है? देखिए, हुकूमत भी तैयार हो जाएगी, लेकिन बात वही है कि दोनों तरफ से ओपन माइंड के साथ आना चाहिए। जब दोनों तरफ से ओपन माइंड के साथ आते हैं, अपने अपने सिफारिशात बना ली जाएं और उस पे आया जाए। लेकिन वो मामलात जो अदालतों में हैं, वो मामलात जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हैं, उस पे तो पार्टी कमिटमेंट नहीं हो सकती ना। उसमें तो अभी सुबह ही जैसे ये बात हो गई, तो यही मैंने आपसे कहा कि जुडिशरी का काम है तशरीह करना, हम उस पर अमल करेंगे। साहब, आप एक और ज़ाहिर है एक और मामला उस पर भी मैं चाहूँगी कि आपकी राय हम ज़रूर लें। गंदुम बहरान ज़ाहिर है वो भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। वज़ीर साहब ने अब ज़रा एक नहीं बल्कि 2 अलग कमेटियाँ भी वो बना चुके हैं ताकि तहकीकात हो चुकी और मुलविस अफराद के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई कर सके। अच्छा, अब 2 कमेटियाँ दी हैं तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि संजीदगी होगी, लेकिन माजी की अगर हम बात करें तो हम ये देख रहे होते हैं कि काफ़ी सारी कमेटियाँ बन जाती हैं, एक रस्मी कार्रवाई होती है, लेकिन जो कल्प्रिट्स होते हैं उनको सज़ा नहीं दी जा रही होती है। इस मरतबा मामला आप किस तरफ जाते हुए देख रही हैं? देखिए, जहाँ तक बात है मिसमैनेजमेंट की या किसी की, सूबा सिंध से ये बात बिल्कुल रिटन फॉर्म में है कि जी हमें बाहर से गंदम नहीं चाहिए, जबकि सूबा सिंध जो है उसकी गंदम इतनी नहीं उगाता कि उसके अपने रहने वालों के वो पूरी हो जाए। उसके लिए फिर हमें वफाक से बात करनी पड़ती है। लेकिन पंजाब वग़ैरह में तो ये बिल्कुल खुली बात थी, सैलाब गुज़र चुका था, लेकिन अगर ये हो गया तो कमेटियां तो बनती रहेंगी। आपने ECL में नाम डाल दें जिस पे आपको शुबा है और कमेटियों के सामने उन्हें बिठा दें, लेकिन असल मसला किसान का है।
किसान से बात की जाए, किसान की गंदम ली जाए, किसान को रिलीफ दिया जाए, और कमेटियां बनती रहती हैं, लोगों को सजाएं वजाएं जो होनी है वो हो जाएंगी, लेकिन आपने बजा फरमाया असल मसला जो है वो किसान का है। किसान इत्तेहाद ने 10 मई से लाहौर की जानिब मार्च करने का ऐलान किया है। शैला साहिबा, हुकूमत गंदम खरीदने की बात तो कर रही है, लेकिन कब और कितनी मिकदार में ख़रीदनी है, इस हवाले से कोई हतमी बात सामने नहीं आई। हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारा 70% तबका जो है वो क्या करेगा। उनसे सीधी बात की जाए, जो सपोर्ट प्राइस रखी गई है उसमें उनसे ली जाए। और जब हम कह रहे हैं कि बम्पर हुई है, बम्पर क्रॉप्स हुई है, तो आप कैसे छोटे छोटे उनको बारदाने दे के निपटा सकते हैं। आपको लेनी होगी और किसी तरह उन्हें रिलीफ देना होगा। अब उनको ये कहना कि अभी नमी है गंदम में, अभी हम नहीं ले रहे, बाद में उठाएंगे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर किसान ने एतमाद खो दिया तो अगले 1-1.5 साल में भी आपको किसान से ऐसे में अगर बात की जाए साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब की, तो वो कहते हैं कि गंदम जो तहकीकाती कमेटी है उसने अगर बुलाया तो ज़रूरत पेश आई तो मैं ज़रूर जाऊँगा। पीटीआई पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके दौर में प्राइवेट सेक्टर को गंदम की दरामदगी का एसआरओ जारी हुआ, और ऐसे में क्या निगरान हुकूमत, अगर आपको क्या लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है एक तरफ पीटीआई पर मामला डाला जा रहा है, दूसरी तरफ देखा जाए तो साबिक वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि उनके दौर में जो हुआ उसके लिए भी वो तहकीकाती कमेटी जो है उसके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, वहां पर पेश होने के लिए वो तैयार हैं। ऐसे में क्या निगरान हुकूमत आपको अपनी जिम्मेदारियों से बरी और जमा होती दिखाई दे रही है? पूछगछ के दौरान ही इंसान एक तरीक़ाकार में जाता है कि इसके बातें और इसका दायरा कहाँ तक जा रहा है, और उसके बाद उस दायरे में जो भी आए उसको ज़रूर बुलाना चाहिए। पूछगछ से स्टार्ट हुई है तो दायरा इसका बढ़ेगा, और फिर जिसको भी बुलाया जाए उसे जाना चाहिए। कानून के सामने कोई भी वो नहीं। ठीक है शैला साहब, पीटीआई की जो सियासी कमेटी है उसने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए शेर अफजल मरवत की जगह शेख वकास अकरम साहब का नाम दिया है। कायमा कमेटियों की तश्कील का मामला अभी हमें खटाई में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या पीटीआई जो इन मामलात के ऊपर जो संजीदा नज़र आ रही है ताकि इस मामले को किसी तरफ ले जाया जा सके, क्योंकि खासा डिले हो गया इस पूरे मामले में? अच्छा देखिए, जहाँ तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला है, वैसे तो ये पीटीआई का इंटरनल मामला है, लेकिन जब इंटरनली बातें बाहर डिस्कस होने लगें तो हमें ये भी पता चला कि शेख वकास अकरम जो हैं उनको खुद भी नहीं मालूम कि उनका नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए हुआ है, लेकिन उनका ये बयान चल रहा था कि पार्टी ने जिम्मेदारी दी तो वो ये करेंगे। और जहाँ तक बात है स्टैंडिंग कमेटीज़ की, तो इसमें कोई मसला नहीं है। तमाम असल में जैसे मैंने भी अपनी चॉइस लिखी, तो फिर मुझे एक मैं मिसाल दे रही हूँ, तो उसमें फिर ये होता है कि अगले दिन में सोचती नहीं। शैला साहिबा, पीपल्स पार्टी ने कायमा कमेटियों के लिए नाम दे दिए या अभी फाइनल होना बाकी है? अब कुछ लोग काफ़ी बाअसर होते हैं, वो ये कर ही रहे होते हैं हर पार्टी में, नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए। तो ये एक पार्टी के अंदर भी एक सिलसिला चल रहा होता है, और फिर तमाम दूसरी पार्टीज में भी ये चल रहा होता है, फिर वो सब मिलके एक जगह आते हैं। तो ऐसा सच कोई वो नहीं है। पार्टीज आपस में बैठ चुकी हैं और अपने तौर पर भी बैठ के नाम फाइनल कर चुकी हैं। पीपल्स पार्टी में तो नाम फाइनल हो चुके हैं। चले जी, नाम फाइनल हो चुके हैं और ऑब्वियसली मंजिल नाम पे भी जाहिर है वो बहुत जल्द आ जाएंगे। चले साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। कहते हैं कि सीएसएस बड़ा मुश्किल होता है ना, और इस मरतबा के ज़ाहिर 2-3 दिन पहले जो रिजल्ट आया है वो भी कुछ थोड़े से जो स्टैट्स हैं वो शेयर करते हैं सबके साथ। ज़राए के मुताबिक 2023 में 13,000 उम्मीदवारों ने 800 सिविल सर्विसेज के इम्तहानात के लिए उन्होंने दरख्वास्तें जमा करवाई थी, जिनमें से सिर्फ 408 उम्मीदवार पहले मरहले में कामयाब हो सके थे। अच्छा, दूसरे में 210 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी, जिनमें से 84 खवातीन और 126 जो थे मर्द वो कामयाब हुए थे। अब ऑब्वियसली ये जो स्टैट्स हम देख रहे हैं, ऐसे में ये एक घर में एक सीएसएस का बच्चा हो जाए तो वही बड़ी बात होती है कि रेशियो 2.9 बनती है, मतलब बहुत कम लोग जो है उसको पास कर पाते हैं। अब एक घर के अंदर
2 लोग अगर CSS पास कर ले, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो ये कैसी बात हो जाएगी? ये मौजज़ा ही हो सकता है, क्योंकि CSS करना आसान नहीं है। बहुत से लोग ख्वाब देखते हैं, लेकिन इसको अमली जामा पहनाना बहुत मुश्किल तो हमारे साथ 2 ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनकी कामयाबी इस वक्त सोशल मीडिया पर, उसके चर्चे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि अच्छा उन्होंने एक साथ मिलकर ख्वाब देखे। ये एक कपल है और वो ख्वाब जो है वो पूरा हो गया। अब वो ज़िंदगी में मज़ीद आगे बढ़ने के लिए अब वो तैयार हैं। बात करें हम डॉक्टर हुज़ैफ़ा औरंगज़ेब की और उनकी अहलिया डॉक्टर हाजरा नियाज़ की, जिन्होंने CSS का इम्तिहान क्लियर कर दिया है और जिसके बाद डॉक्टर हुज़ैफ़ा ने पुलिस सर्विसेज, जबकि डॉक्टर हाजरा ने रेवेन्यू सर्विसेज ज्वाइन कर ली है। और उन्होंने अपना ख्वाब कैसे पूरा किया, ज़ाहिर है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक तो डॉक्टरी, वो बड़ा मुश्किल काम MBBS, और उसके बाद CSS की बात उन्होंने करे, और दोनों मिलके ज़ाहिर है, और ऑब्वियसली हस्बैंड एंड वाइफ, तो कैसे मिलके इन्होंने इसको प्लान किया। और ये भी असबिन पूछना होगा कि ये इन्होंने शादी से पहले प्लान किया और शादी के बाद इसकी एग्जीक्यूशन हुई, मिलकर पढ़ा, वो सब चीज़ें कितनी आसान थी, कितनी मुश्किल थी, इनका एक्सपीरियंस पूरा कैसा रहा? चले जी, हुज़ैफ़ा और हाजरा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल दोनों? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। शादी को कितना अर्सा हुआ है अभी? अगस्त 2022 में हमारा निकाह हुआ, तो हम तैयारी कर रहे थे। इस दौरान हमने कहा कि निकाह कर लेते हैं। उससे ये था कि हमारी तैयारी जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से हम कर सकते थे। तो तैयारी चलती रही। फिर फरवरी 2023 में हमने रिटन एग्ज़ाम दिया। सितंबर 2023 में उसका रिज़ल्ट आया, एंड देन उसके बाद ये है कि फाइनल इंटरव्यू का रिजल्ट अभी आया है। तो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी। ये प्लान किसका था कि हमने CSS करना है और मिलकर करना है, किससे सोचा था? ये दोनों का एक्चुअली, मतलब मेरे बाबा अक्सर कहते हैं ना कि पावर कपल वो होता है कि जिनके शेयर्ड गोल्स होते हैं, शेयर्ड मोटिवेशंस और फिर शेयर्ड जर्नीज होती हैं टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दोज गोल्स। तो ये है कि शुरू से हमारा ना MBBS के दौरान भी वी वर डिस्टिंक्शन होल्डर्स, तो ये था कि हमेशा मिल के एक दूसरे को हेल्प करना, नोट्स शेयर करना, और आगे फिर CSS में भी हमें ये था कि हमने मिल के नोट्स बनाए, मॉक्स एक दूसरे को देना, इंटरव्यूज़ के कॉल पे मिल के बैठना सारा। तो वो ये लाइब्रेरी में इकट्ठे होते थे, हम पढ़ते थे। तो वो ये कि सारा हमारा इकट्ठे एक जर्नी थी। अच्छा, वैसे आपने सही बात की, पावर कपल यही होता है। बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि आप एक गोल से जरूरी नहीं आप कोई CSS का गोल ही सेट करें या आप MBBS करने का, कोई भी ज़िंदगी में गोल है, दोनों मिलकर एक गोल सेट करके और एक दूसरे को सपोर्ट करके आप आगे बढ़े, ये बड़ा ज़रूरी होता है साथ साथ। अच्छा, आप क्या सूझी थी ये बताएं ज़रा कि MBBS की पढ़ाई और उसके बाद जी CSS भी हमने करना है, तो क्या पढ़ के थके नहीं थे या पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है? मैम ऐसे है कि हम लोग जब अपने मेडिकल कॉलेज में भी थे, वो ज़ाहिर बात है एक पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज था, तो उधर हम गए, तो ये भी एबटाबाद पब्लिक स्कूल से थे, मैं बर्न हॉल से थी, तो हमने हमारा एक्सपोजर था सोसाइटीज़ का, इन चीज़ों का। पर जब हम उस मेडिकल कॉलेज गए तो हमें वो चीज़ें नहीं देखने को मिली। तो हमने पहले एक अयूबियन लिटरेरी एंड आर्ट फोरम बनाया, उसके बाद हमारा UNDP के साथ, UNAIDS के साथ काफ़ी काम था, KPK इनोवेशन अवार्ड, प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन अवार्ड वगैरह हमें मिला, उसके लिए सेलेक्ट हुए। तो फिर इस तरह हम देख रहे थे ना कि लीडरशिप रोल्स में हमें BBC का मेंशन था, एक्नॉलेजमेंट ज़्यादा मिल रही थी, तो हमने कहा जब पोटेंशियल भी इसमें है और कर सकते हैं तो ज़रूर देंगे सही और इकट्ठे देंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो पोटेंशियल आपके पास था, अब उसको आपने जाके फील्ड में उसको उसकी अमली मुजाहरा उसका करना है। अच्छा, ये बताएं, 12 के करीब डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्या प्रायोरिटीज़ थी? पुलिस सर्विस से ज्वाइन करनी थी, आपने रेवेन्यू ही जाना था? ऐसा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी वाज पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, DMG ग्रुप थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। तो पुलिस एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और जितनी भी ग्रुप्स हैं आपके, सारे के सारे ऐसे हैं जिनमें आप इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये जो सेग्रीगेशन होती है थोड़ी बहुत, दैट इज़ देयर, बट अगर आपने इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो आप सारे ग्रुप्स में यू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, और अपॉर्चुनिटीज़ आर अबंडेंट, इट इज़ अप टू यू। और सर इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि पाकिस्तान के इस वक्त जो 2 बड़े मसले हैं ना, वो एक सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं और दूसरा रेवेन्यू हमारे पास नहीं है कि हम फिर डिपेंडेंट होते हैं लोन्स पे, इन चीज़ों पे। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया कि अब हम जिधर भी पोस्ट होंगे ना, ये उसे क्राइम फ्री बनाएंगे और मैं उसे इंश्योर करेंगे, टैक्स लेंगे, मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन में इजाफा करवाएंगे। अरे इनके गोल्स है ना पाकिस्तान की तरक्की के साथ उन्होंने अलाइन किए हुए प्रॉपर्ली। द मोटो इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, क्राइम फ्री एंड टू जनरेट द रेवेन्यू। वेरी नाइस, ये बड़ी पॉजिटिव कराएंगे और प्रॉस्पेरिटी मैं इंश्योर कराऊंगी। क्या आप अच्छा सोच लिया था कि पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा? लोग ज़ाहिर दूसरा तीसरे अटेम्प्ट तक लोग जा रहे होते हैं कि, और उसके बाद भी ज़ाहिर कुछ लोगों को कामयाबी नहीं भी मिल रही होती है, तो क्या पहले ही पता था, इतना डिटरमिन्ड थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों क्लियर कर लेंगे? ये था कि करना यही है अब, ठीक है। सो वी वर डिटरमिन्ड टू डू इट, और इसमें कंसिस्टेंसी फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है
तो जब हमने अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट दे दी फरवरी 2023 में, तो हमने 2 वीक्स का गैप लिया और अपनी जॉब रिज्यूम करके साथ हमने दोबारा से स्टडी स्टार्ट कर ली थी कि इन केस, क्योंकि अनसर्टेनिटी भी होती है और हार्ड वर्क दोनों चीज़ें होती हैं प्रोसेस में, तो इन केस अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारा नहीं होता तो वी वर रेडी फॉर सेकंड अटैम्प्ट टू। बट अल्लाह का करम हुआ, जब इंटरव्यू का रिटर्न का रिजल्ट आया तो हम दोनों का हो गया था। फिर हमने इंटरव्यू की तैयारी साथ की, साथ मॉक्स देने जाते थे हर जगह पे, तो वहाँ पे भी लोग बड़े अमेज्ड होते थे कि ये दोनों इकट्ठे कैसे आ गए। तो अच्छा, कुछ लोग मैंने देखा है हाजा पढ़ बहुत ज़्यादा रहे होते हैं, नॉलेज भी उनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो उस तरह से ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे होते, वो इंटरव्यू की बात हो या फिर वो रिटन टेस्ट की बात हो, तो लोग ये कह रहे होते हैं ये तो इतना लाइक था। तो क्या एक मेंटल रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी होती है इसके अंदर? जिस तरह आप लोगों के पास एक MBBS आपने किया हुआ है माशाल्लाह, अब डॉक्टर्स, आपके पास एक बैकअप प्रोफेशन साथ था, सो मेंटली शायद रिलैक्स थे, तो वो भी एक फैक्टर होता है इसके अंदर? देखिए वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट चीज़ है, मगर मैं अब आपको पता है जब मेरा CSS हो गया था, रिटर्न भी क्लियर ना, तो मैं कुछ अपने YouTube चैनल के ऊपर भी रील्स वगैरह यही बनाती थी बच्चों को सही गाइड करने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा बच्चे फिर आते थे यही पूछने के लिए कि ये आप जो बता रही हैं ये तो बड़ा आसान तरीका है, तो हमें तो टीचर्स कहते हैं, ये बंदा कहता है कि ये आप ऐसे पढ़ो, ये बुक पढ़ लो, आपने इतना प्रैक्टिस करनी है, आपको 3 अटैम्प्ट्स देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब मिथ्स बहुत ज़्यादा है ना। तो मैम बात ये होती है कि तैयारी जो आप कर रहे हो ना वो सही डायरेक्शन में करना बहुत ज़रूरी है। जो आप कह रही है ना किताबें लोग पढ़ते हैं पर पास नहीं कर पाते, वो इसलिए कि इट्स समथिंग वेरी ईजी बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड बाय वेरियस पीपल अपने कुछ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। तो ये कि अगर सही गाइडेंस बच्चों को दी जाए ना, गाइडेंस और साथ साथ प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, और फर्स्ट अटैम्प्ट पे जो उसको पास करना वो भी बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए जिस तरह आप दोनों ने किया। अच्छा, अभी आपकी एजुकेशन ट्रेनिंग का मरहला जो है शुरू होगा हाल ही में, मतलब कुछ टाइम पहले भी न्यूली मैरिड कपल हम आपको कह सकते हैं, अब ज़रा दूरियाँ आएंगी दोनों में, अपनी ट्रेनिंग कॉलेजेस में जाएंगे, इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहाँ जाकर ट्रेनिंग करेंगे, तो कितना मुश्किल होगा अभी पूरा टाइम प्रिपेयर कर लिया दिमाग को इसके लिए भी। एंजाइटी हो रही है सोच के? इस तरह के इनिशियली तो हमारा कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा लाहौर में, तो उसमें तो जितने CSPs हैं वो सारे आएंगे, तो हम साथ ही होंगे, इकट्ठे ही होगी वो। उसके बाद जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स वो डिफरेंट होगी, बट वी आर रेडी फॉर इट। और क्योंकि हमारी जो एंगेजमेंट है वो भी रही काफ़ी अर्सा पहले, तो वी आर यूज्ड टू इट, मतलब एक किस्म का। और ये है कि अगर मेरे ख्याल में रिस्पेक्ट हो ना रिलेशनशिप में, तो फिर और अगर आप सिंसियर हो, सही बात है। ये सारी चीज़ें आप करना चाहूँगी ना थोड़ा, कि हमारा ऐसे रहा था कि मैंने अब इस्लामाबाद से हाउस जॉब की है, हुज़ैफ़ा ने एबटाबाद से किया, फिर बीच में एक टाइम हुज़ैफ़ा 2 जॉब्स करते थे कि पहले वो सुबह लेक्चरशिप थी एक मेडिकल कॉलेज में, देन MO-शिप, मतलब सुबह 8 बजे जाते थे, रात को 11 बजे आते थे। तो यह कि हमारे रिश्ते की एक खूबसूरती ये भी है कि हम लोग आज तक ना अपनी ज़िंदगियों में जो मुश्किल काम भी करते रहे ना, दूर से अगर हमें ये पता होता था कि हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, तो बहुत दूर बैठा हुआ बंदा भी हमारे लिए अवेलेबल है एक कॉल पे। तो हमें मतलब ये वो सपोर्ट, कंपेनियनशिप ज़ाहिर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है साथ साथ। और आप भी जब पढ़ती थी, आप ब्रेक पे जो हमारी बातचीत भी हो रही थी, 30 आवर्स की उस टाइम पे जब आप तैयारी कर रही थी, हाउस जॉब कर रही थी आप उस टाइम पे? मैम हम लोग सुबह 8 बजे जाते थे और अगले दिन दोपहर को 2 बजे आते थे। तो वो मैं ये होता था एक टाइम बिल्कुल रोती थी, हमारी ये जर्नी वाज अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस ना, हम हंसे भी हैं मगर हम रोए भी हैं, और एक दूसरे के पास आके ना कि तो ज़ाहिरा उसके हवाले से भी आप दोनों ने जो है वो एक तारीख रकम की है, और विश यू गुड लक, आप जहाँ भी जाएं बहुत कामयाब रहें और पाकिस्तान के लिए काम करते रहें। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। आज दमे का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इस मर्ज के बारे में आगाही फैलाना और इससे बचाव के लिए इकदाम करने पर जोर देना है। अच्छा, दमा सांस की बीमारी है जिसमें मुतासरा शख्स को सांस लेने में मुश्किलात का सामना होता है और इसका सीना मुतासिर रहता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 30 करोड़ अफराद इस मर्ज में मुब्तला हैं और इस तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अब इसकी क्या वजूहात होती है और इतनी तेज़ी से इसमें इजाफा क्यों हो रहा है? क्या ये जेनेटिक्स में भी होता है, आपके जीन्स में ये होता है, और किस तरह से आप इससे बच सकते हैं? आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पल्मोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सैयद मुर्तज़ा काज़मी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। डॉक्टर साहब, दमा, एस्थमा, आप किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे आम लोगों के लिए कि उन्हें एलर्जी में और एस्थमा में फ़र्क समझ आए? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, दमा एक कंडीशन है जिसमें हमारी सांस की नालियों पे असर होता है। सांस की नालियों में सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से वो तंग होती हैं। जब वो तंग होती हैं तो सांस के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, जिसमें सांस लेने में मुश्किल, सीने पे दबाव, खांसी या सांस में से आवाज़ें आना, ये दमा है।
और ये जो सांस की नालियाँ हैं ये मुसलसल तंग नहीं रहती हैं, किसी टाइम नॉर्मल होती हैं, किसी टाइम तंग हो जाती हैं, और उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जो इसको इस तरह से प्ले कर रहे होते हैं। एलर्जी अस्थमा का या दमा का कॉज हो सकती है, लेकिन एलर्जी इटसेल्फ दमा नहीं होती। एलर्जी के मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं और एक दमा होने की एक वजह जो है वो एलर्जी है। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो दमा है वो एलर्जी ही है और कुछ नहीं है, लेकिन हम आम तौर पे ये टर्म यूज़ कर रहे होते हैं ना, डॉक्टर्स भी कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब एस्थमेटिक एलर्जी है आपको, फिर इसका क्या मतलब होता है? जी, एस्थमेटिक एलर्जी या एलर्जिक एस्थमा इज़ अ मोर प्रॉपर टर्म। एलर्जिक एस्थमा बिल्कुल एक दमे की एक किस्म है जिसमें दमा होने की मेन वजह एलर्जी ही होती है। वो एक किस्म है, लेकिन दमे की बहुत सारी इकसाम हैं। अच्छा, इकसाम के हवाले से बताएं, अलामात भी बताएं और इकसाम कितनी है दमे की? अच्छा, देखिए दमे की इकसाम जो हैं, एक तो मैंने आपको कहा कि जो हम दो मेन कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड करते हैं अब आजकल की जो फिनोटाइपिंग है। एक तो ये इन्फ्लेमेटरी अस्थमा होता है जिसमें एलर्जी वगैरह के जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा एक नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है या नॉन इन्फ्लेमेटरी अस्थमा होता है जिसमें मुख्तलिफ और चीज़ें जैसे एयर पोल्यूशन है, जिसमें फेमिलियल कंपोनेंट्स हैं, जिसमें स्मोकिंग एक्सपोजर हैं, सेकंड हैंड स्मोक या एक्टिव स्मोकिंग, तो ये सारी चीज़ें प्ले करती हैं। या ऑक्यूपेशनल जो लोग पेंट फ्यूम्स का काम करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, तो वो भी करती हैं वो चीज़ें, तो वो डायरेक्ट एलर्जिक अस्थमा नहीं। जैसे आजकल गंदम की कटाई का अमल जारी है, तो इस मौसम में लोगों को बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। जी, आजकल तो पोलन का भी सीज़न है, जैसे आप जानते हैं इस्लामाबाद में, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। जिन लोगों को एलर्जिक अस्थमा है तो उनका अस्थमा जो है इस सीज़न में ज़्यादा ट्रिगर होता है। बता दें कि पोलन एलर्जी में और अस्थमा में भी फ़र्क है। जी, पोलन एलर्जी जो है, देखें एलर्जी एक बहुत कॉमन सिम्टम्स करती है जिसको हम ग्रुप करते हैं, उसमें हे फीवर उसको कहा जाता है, जिसमें आँखों में पानी आना, आँखों में जलन होना, नाक से पानी बहना, ख़ारिश हो जाना, ये चीज़ें हे फीवर कहलाती हैं। ठीक है, अगर इसके साथ साथ सांस में भी मसला हो रहा है या खांसी भी हो रही है या सांस में से आवाज़ें भी आ रही हैं, तो ये फिर साथ एलर्जिक अस्थमा वो जो अक्सर कह रहे होते हैं कि वो जैसे एक शॉपर की आवाज़ होती है, मतलब सांस लेते हुए वो नॉर्मली आ रही होती है, एस्थमेटिक पेशेंट्स जितने होते हैं उनके सीने से। जी, इसको हम इजीली जो डिफाइन करते हैं वो कहते हैं जैसे सांस में से सीटी की आवाज़ आना, विस्लिंग नॉइज, विस्लिंग नॉइज होती है, इसको वीज कहा है। डॉक्टर साहब, जीन्स में भी ये होता है और ये होता है कि मेरी फैमिली में अगर किसी को है तो मुझे भी होगा और फिर आगे ज़्यादा चांसेस हैं कि बहन भाइयों में भी हो सकता है? देखें, इट डज़ इंक्रीज़ योर रिस्क, लेकिन ये डेफिनेट नहीं है कि अगर फैमिली में एक पेरेंट को है तो आपको ज़रूरी होगा, लेकिन आपका रिस्क ज़रूर इंक्रीज़ हो जाता है। इसमें फैमिलियल और जेनेटिक कंपोनेंट ज़रूर है अस्थमा में, और ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा एक जनरेशन स्किप होके नेक्स्ट जनरेशन में अस्थमा होता है। इसमें कोई प्रिडिक्टिव फैक्टर्स नहीं है एज सच कि हम उसको पहले से बता दें कि नहीं इसको ज़रूरी होगा और इसको नहीं होगा, लेकिन येस इट डज़ इंक्रीज़ योर रिस्क। अच्छा, रात के औकात में जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब होती है, इसकी कोई रीज़न क्या है, उससे बचा कैसे जा सकता है, थोड़ा ऑडियंस को ये भी बताएं। अच्छा, वो ये भी बड़ा आपका रेलेवेंट क्वेश्चन है। रात में और अर्ली मॉर्निंग सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं अक्सर लोगों को अस्थमा के। देखिए, इसमें मुख्तलिफ थेरीज़ हैं, और एक थेरी कुछ हार्मोनल थेरी भी है। हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि रात में, फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि रात में उसका पीक लेवल कम हो जाता है, और एक दूसरा हार्मोन है जिसका ज़्यादा हो जाता है, तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट प्ले करते हैं, और एयरवे की जो नैरोइंग होती है, सांस की नालियों की नैरोइंग ज़्यादा हो जाती है। तो इसके जो बचाव है, देखिए वो अस्थमा का ट्रीटमेंट आपने रेगुलर लेना है। हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे, इसमें इन्हेलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रेगुलर अगर आप इंस्टेंट रिलीफ के लिए इन्हेलर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दो कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए, एक मेंटेनेंस है और एक रिलीवर है, ठीक है, या जिसको आपने अभी कहा इंस्टेंट रिलीफ। ठीक है, मेंटेनेंस थेरेपी इज़ रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू आर फीलिंग, यानी कि आपको अगर किसी डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया है कि आपने ये सुबह शाम लेना है, तो आपने उसको इस पे जज नहीं करना कि आज मुझे सिम्टम्स नहीं है तो आज मैं नहीं लेता। तो वो रेगुलरली कंट्रोल करने के लिए आपको हर हाल में लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़, टाइम हमारा बड़ा कम है, ट्रिगर कर जाता है ये जानवरों के घर में होने से, जिस तरह अक्सर कह रहे होते हैं कि जी फर वाली कारपेट आपने नहीं करनी, पेट्स आपने नहीं रखने किसी तरह से, सो क्या ये फैक्टर्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं अस्थमा को? जी, एब्सोल्युटली, और ये एलर्जिक अस्थमा का ही एक पार्ट है। आपको कुछ पेट एलर्जीज हो सकती हैं, कैट्स, डॉग्स मोस्ट कॉमन,
उसके अलावा जो आपने बात की कि कारपेट्स जो ऐसे फर वाले का, उसमें बेसिकली होता क्या है कि वो एक बहुत माइक्रोस्कोपिक एक माइट होती है, हाउस डस्ट माइट इसको कहते हैं, वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एक इंसेक्ट है, तो वो उसमें ऐसे कारपेट्स वगैरह में रहता है और वो ट्रिगर करता है अस्थमा को, तो उसके लिए कारपेट फ्री हाउस या हाइपो एलर्जेनिक। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अस्थमा को ट्रिगर भी करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो आप मुसलसल अगर इलाज करवाते रहें तो इससे कंट्रोल भी हो सकता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब से। पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हर साल की तरह एक बार फिर ज़बरदस्त वर्कशॉप ला रहा है, जिसमें हॉलीवुड के मारूफ फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, स्क्रीन जितने भी राइटर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं वो यंगस्टर्स को फिल्म मेकिंग और टीवी सीरीज़ के लिए गुर सिखाएंगे, उनको बेसिकली स्किल्स सिखाएंगे। स्पेशली हमारे यंगस्टर्स जब ये बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास मौके नहीं है, हमें सिखाने वाले लोग नहीं हैं, तो ऐसे में इतनी बड़ी टीम यहाँ पर मौजूद होगी जो कि उन तमाम यंगस्टर्स को, आप जितने भी इमर्जिंग फिल्म मेकर्स हैं, राइटर्स हैं, आप सबको वो यहाँ आकर सिखाएंगे। अच्छा, अब ऐसा है कि कराची फिल्म सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 9 मई को इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर लाहौर और 10 मई को आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मुनक्किद होने वाली इस वर्कशॉप में मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया जाएगा, और जहां पर जिस तरह मैंने बताया कि ट्रेनर्स ही बहुत बड़े बड़े हैं, सो ऑब्वियसली आपको भी जल्दी जल्दी वहां पर पहुंचना होगा। क्यों आदिल? सबीर, बिल्कुल, हमारे पास स्टूडियोज में राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, स्टूडियो मैनेजर भी हैं, आप और मैं मिलकर एक मूवी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम वो ऑलरेडी करने का सोच रहे हैं यहाँ पर। अनमैरिजेबल नॉवल की अगर बात की जाए, सुपरहिट नॉवल है, सोनिया कमाल ने इस नॉवल को लिखा है और अब इसको अडेप्ट करेंगी। मुलाकात अभी हम आपके करवाएंगे कि किसने इनको स्क्रिप्ट का रूप दिया है, बेसिकली उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, वो भी एक पाकिस्तानी है, ये सुनकर आपको और ज़्यादा खुशी हो जाएगी। सो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है जेम्स मैकमिलन, हमारे साथ मौजूद हैं। जेम्स की अगर बात की जाए तो एक्शन और हॉरर फिल्में बनाने के लिए ज़बरदस्त शोहरत रखते हैं और उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में जो हैं वो भी उन्होंने प्रोड्यूस की। अच्छा, अब बहुत सारे लोग हैं वो सोच रहे होंगे कि कौन सी सुपरहिट जब आते थे एवेंजर्स, स्पाइडरमैन, एंडगेम, स्पाइडरमैन फ्रॉम होम, ट्विस्टेड मेटल, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, क्या शानदार ज़बरदस्त फिल्में इसके अलावा और भी शामिल हैं इनके पूरे प्रोफाइल में, और कई मशहूर टीवी शोज़ भी उन्होंने बनाए हैं जिनमें डेयरडेविल है, द टिक है, और इसके अलावा बेशुमार टीवी शोज़ जो कि सुपर हिट गए हैं वो जेम्स की प्रोफाइल में आते हैं। जेम्स इज़ हियर विद अस टुडे। जेम्स, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और हमारी दूसरी मेहमान हैं सादिया अशरफ, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, हॉलीवुड में काम करती हैं, बहुत सी मूवीज़ की राइटिंग कर चुकी हैं, नॉवेल्स लिख चुकी हैं और बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया। और अभी हम टीवी के इश्तराक से आप इन्हीं की आगे काम देखेंगे जो हम आपको दिखाएंगे। सादिया, आप बहुत वेलकम आपको हम टीवी के स्टूडियोज़ में। तो वो जो हम बात बता रहे थे सबको, वो जो जिन पाकिस्तानी की हम बात कर रहे थे जिन्होंने इस नॉवल को स्क्रिप्ट का रूप दिया है, वो हैं जी सादिया, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव एंड्रियो फेरो विद अस। एंड्रियो की अगर बात की जाए तो बहुत ही फेमस असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और सेट मैनेजर भी हैं, और क्या ज़बरदस्त फिल्म्स इनकी प्रोफाइल में भी लाया करती हैं, और जिनमें है जी शर्लॉक होम्स है, क्लेक, कैसल, कॉप आउट एंड रनर, ये सारी फिल्म्स भी जो है इन्होंने शामिल हैं। अच्छा, असिस्टेंट डायरेक्टर की जो जॉब होती है ना, वो आप सबको पता है, वो डायरेक्टर के लिए बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द डायरेक्टर इज असिस्टेंट डायरेक्टर। वी हैव एंड्रियो विद अस। एंड्रियो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you for और जब हमारी फोर्थ जो गेस्ट हैं लुइसा आइस्किन, प्रोड्यूसर हैं और आपने सॉन्ग जो प्रोडक्शन है वहाँ से अपने करियर का स्टार्ट किया और अभी 30 से ज़ायद मुख्तलिफ जो सुपर हिट मूवीज़ हैं वो कर चुके हैं, क्योंकि इसके साथ साथ टॉम क्रूज़ के साथ भी काम करने का तजर्बा रखती हैं। वेलकम टू आवर शो लुइसा। Thank you so much everyone for joining us today, and let's start about your visit to Pakistan. So what was your perception when you before coming to Pakistan, and how is Pakistan treating you now? Are you guys first time visiting Pakistan? First time. Start from James. It is. I have to be honest, when I got my plane ticket, I had a sort of perception of how Pakistan would be, but I've landed here, and the graciousness and the hospitality of home and the people of Pakistan, I'm blown away. It's such an amazing country and such a beautiful backdrop
for a Hollywood film. It's amazing. And what about the hospitality of Pakistani people, Lusa? I feel like we're spoiled. I'm not going to want to go back home. Really? Because, you know, everybody's treating us so nicely. Food, amazing food everywhere. We're very, very, very thankful for the hospitality. साथ साथ हम सबको बताना भी चाहते हैं ताकि सब लोग इससे रिलेट कर सकते हो जो डिस्कशन इस वक्त हम लोग कर रहे हैं पाकिस्तानी लोगों की हॉस्पिटैलिटी की बात हो रही है कि हम कितने मेहमान नवाज लोग हैं सो आदिल एंड्रयू से हम ये ज़रा पूछते हैं कि खाने के हवाले से यस बिल्कुल पूछ सकते हैं एंड्रयू से कि अभी तक इन्होंने यहाँ पे कौन कौन सा खाना जो है वो खाया है और कौन कौन से इनका एक्सपीरियंस रहा है और आगे भी इन्होंने कराची और लाहौर ट्रैवल करना है कुछ सजेस्ट भी तो इनको करें कि वहाँ क्या खाएंगे How many places have you visited so far in Pakistan? In Pakistan, we've only been in Islamabad for 2 days, but we're going to go to Lahore and we're going to go to Karachi to look at other locations. But as James said, I had, you know, a narrow-minded scope of Pakistan, you know, what you see, you know, in the news. Absolutely, completely different when we got here. The welcoming from day one, Hum TV was, they're like just outstanding. But the whole people of Pakistan, we went to a mall and so many diverse people, you know, going about their day, and it was so normal, just natural. There's a lot of diversity in Pakistan. Yes. Sadia, आपसे तो कितने अर्से बाद पाकिस्तान आना हुआ? I was here in 2009 because of my niece's wedding, and although they all live in North America, the entire clan got on a plane and came here for a wedding, and it's exciting that now we're doing a movie about a wedding. All right. So let's talk about the movie that you guys will be producing in Pakistan, hopefully. So it's Unmarriageable. And it's written by Sonia Kamal. So अगर आप मैं चाहूँगी सादिया आप इसको elaborate करें because आपने इसको basically adapt किया है script. Rising Tide जो आपकी कंपनी है उसके को-इशराक से हम टीवी इस मूवी को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं. जी एक्चुअली अनमैरिजेबल जो है वो एक नॉवल पे बेस्ड है. सोनिया कमाल ने जैसे आप लोगों ने कहा वो बहुत एक फेमस अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं जो जॉर्जिया में रहती हैं और उस नॉवल ने मैंने जब देखा कि dozens and dozens and dozens of literary awards America में जीते, including Amazon Book Awards, BookPub, you know, Georgia's top literary awards. I realized this needs to be a movie. So when I went to Louisa, she and her partner Carissa at Traveling Picture Show Company, which is the company producing the film, read the book and they said this needs to be a movie. And this will become like Crazy Rich Asians meets Pride and Prejudice, but set in Pakistan. But what is the idea behind this collaboration? Because it's going to be a collaboration between Hollywood and the Hum TV, of course. James. Yes. I mean, I think the backdrop of having Pakistan as a character in this movie, the beauty, it's exotic, it's romantic, the colors, everything that we've seen, it's just, it's a narrative that the world doesn't know about Pakistan, and I think through this universal language of marriage and, you know, arranged marriages, I think that we'll be able to show and change the narrative in the world about Pakistan. Let's talk about Pakistan Film Festival. Film Festival, yes. So, Andrew, how is it going to be a game changer for the emerging filmmakers of Pakistan? Many, many years ago, a famous assistant director I was working with, Takahide Kawakami, from Japan, of course. That's, you know, I said to him, how will I know if I want to do something? He said, if you don't like it, don't do it. Don't put your name on it. Your name's going to be on there. I got an offer from James. How about a movie in Pakistan? I said, I don't know. You know, let me read the script. I read it, and like I told the minister, I could not stop reading it. I was so intrigued with it. And the first day here, I get off the plane, I said, this is maybe a movie in Pakistan, but the movie is the whole world. Every little girl in the world is going to say, I like her, I like her, I like her, and the sisters are going to go, no, I like her better. No, I like her better. Every girl can relate to the character. Four different characters, four different sisters, if I may say that. Okay, absolutely. And so four sisters think four different ways, which is, you know, so intriguing because they got their own mind. Yes, we have a custom. It's arranged marriage. Say, I don't know what is 80% in this part of the world, but these four sisters have their own minds. And they speak their own minds of how they want it. So every little girl from 2 to 3 years old is going to relate. They're all expressive. So I said, you know, before the movie even starts, we got to figure manufacturing for figurines because every little girl is going to want
Their representation. Yeah. Dolls of the characters, because there's 4 sisters and each of them is so representative of a girl in Pakistan. And to her credit, Sonia Kamal did a great job of creating very individual characters. Many of them are nerdy, some are intellectual, some are superficial, but they represent every girl in Pakistan. But like Louisa said, they also represent universal womanhood. Exactly. साथी आपने जो काम किया ख़वातीन के हवाले से 12 से ज़्यादा स्टोरीज़ पे अभी भी आप काम कर रही हैं। आपका नेटफ्लिक्स पर, एप्पल पर आपका बहुत सा काम लोग एडमायर भी करते हैं, देखते हैं, बहुत सा अवार्ड विनिंग आपकी स्टोरीज़ हैं। जब स्टोरी लिख रही होती हैं तो क्या माइंड में होता है, क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए आप स्टोरी लिख रही होती हैं? राइट। एक्चुअली मैं जब पहले लिखती थी स्टोरीज़ तो मैं जॉनरा के हिसाब से लिखती थी, जब मैं यंग थी, कि थ्रिलर है, रोमांस है, कॉमेडी है। अब मैं इस हिसाब से लिखती हूँ स्टोरी कि मुझे थोड़ा सा ये फील होने लगा है कि आफ्टर वर्किंग मेन स्ट्रीम इन हॉलीवुड अब पाकिस्तान की याद आ रही है और द होमलैंड इज़ कॉलिंग मी बैक एंड आई नीड टू राइट द स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि कितना खूबसूरत कल्चर है और कितने अच्छे लोग हैं। क्योंकि थोड़ा सा परसेप्शन ख़राब है हमारे बारे में दुनिया में, उसको हमारे ही लोग चेंज कर सकते हैं। बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ only we can change our own stories and only we can authentically tell our own. We have to pay back to our community। और सबसे अच्छी बात सादिया यहाँ पर ये बता रही है कि किस तरह से हम जैसे पाकिस्तानी होते हैं, सादिया जैसे पाकिस्तानी होते हैं बेसिकली, जब वो किसी और मुल्क में होते हैं वहाँ पर अगर पाकिस्तान के बारे में बुरा परसेप्शन होता है तो बहुत बुरा लग रहा होता है, बट किस तरह से उस परसेप्शन को तोड़ा जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। पाकिस्तान में ये कोलैबोरेशन होना ये एक बहुत बड़ी बात है नाज़रीन, कि किस तरह से हॉलीवुड की टीम यहाँ पर आई है और हम टीवी की कोलैबोरेशन से यहाँ पर एक फ़िल्म बनाई जाएगी जिसमें जिस तरह से बताया एंड्रू ने कि 4 लड़कियाँ 4 कैरेक्टर्स होंगे और हर लड़की उसके साथ रिलेट कर सकती होगी। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। थोड़ा सा जरा हम पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल के हवाले से भी बात कर लेते हैं। ये 9 और 10 मई को होने जा रहा है, इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर थोड़ा बताएं, कौन कौन लोग किन किन को दावत देंगी, क्योंकि आजकल तो लोग बहुत सा काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सी शॉर्ट मूवीज़ बन रही हैं, तो बहुत लोग सीखना चाहते हैं। एक्चुअली हम लोग 4 वर्कशॉप्स कर रहे हैं। एंड्रू असिस्टेंट डायरेक्टर और यूनिट डायरेक्शन की बात करेंगे कि हम अमेरिका में किस तरह सेट रन करते हैं, ठीक है, 300 लोगों को ये कैसे मैनेज करते हैं डायरेक्टर के बिहाफ पे। लुइसा बात करेंगी प्रोडक्शन के ऊपर और प्रोड्यूसिंग के ऊपर और बिजनेस ऑफ फिल्म के ऊपर, और जेम्स जो हैं ये डायरेक्टिंग और सिनेमेटोग्राफी के ऊपर बात करेंगे। तो सिनेमेटोग्राफर्स इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ें ना सिर्फ इन्वेंट की हैं कि जब आपको एक ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आपको छत पे चढ़ना हो या जहाज़ से शूटिंग करनी हो या हेलीकॉप्टर से, तो इन्होंने और इनके बेटे ने इन्वेंशंस की हुई हैं, तो वो सिनेमेटोग्राफर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। लुइसा जो बातें करेंगी वो प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये मेरे साथ बुक टू फिल्म अडेप्टेशंस भी करती हैं और ये मेरे साथ टेलीविज़न शोज़ भी क्रिएट करती हैं और ओवरसी करती हैं। एंड्रू जो हैं वो सेट को रन करते हैं, और मैं जो बात करूँगी राइटर से, मैं वर्कशॉप करूँगी कि हम लोग अमेरिका में थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से लिखते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है राइटिंग में, वो राइटिंग नहीं होती है, वो एडिटिंग होती है, और जो प्री राइटिंग होती है, क्योंकि बिल्कुल इससे पहले कि हम एक लफ्ज़ भी लिखें हम इतनी ज़्यादा प्लानिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा टायरसम होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़रूरी है। हम थोड़ा सा कंपोनेंट्स पे भी ज़ाहिर आएंगे, इस पे साथ साथ लोगों को ये भी बता दें कि ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जिनका काम आप स्क्रीन पर देखते हैं उन लोगों से आपकी पर्सनली आपका इंटरेक्शन इन पर्सन इन पर्सन आप ज़ाहिर आदिल उन लोगों के साथ आप मिल सकते हैं। सो ये एक बड़ा ज़बरदस्त चांस है जिसको आप जल्दी जल्दी से अवेल कर लें। ऑल राइट, सो लुइसा, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस इन हॉलीवुड एज अ फीमेल film producer? Well, I feel like, you know, the industry is competitive because it's a fun industry to work with. And I think along the years, what I found out is the way to differentiate yourself is by finding good stories. You know, in the beginning, I always was told that, like, you know, what is your type of movie? You needed to pick one. Either you do horror or you do comedy, or. And I felt like, well, I watched several different movies. Like, why do I have to do one type? So when I'm looking for a project, what I find is, like, do I like the story? Would I like to go to the theaters and see this movie? And if the answer is yes, then it's the first step of a very long journey, where then you have to find your partners. Because as you know, a movie is done by many, many people. You know, you need a team to complete. So you need to find a good team of directors, you need to find your cast, and then, you know, if you're doing it independently, as we like to call it over there, as what I am, I do mostly independent production as of today, you need to find your
financing partners. So from beginning to end is a challenging journey, but you know, we forget how challenging it has been by the end of it, and then we need to do it again. So okay, Andrew, your work is very hard. We can understand. Management बहुत ज़्यादा मुश्किल है. Which genre you like? Especially financial management or on set. action. For me, it's who you're working with, not just the four of us, but the whole crew. So people say, "Oh, what's your favorite movie?" Well, I don't have a favorite movie. You know, I have a favorite movie that I like to watch. The Ten Commandments. And they go, "Are you religious?" I say, "No, but I like the movie." You know. I like the movie Arthur, you know. I like the movie The Matrix. I like, you know. It's hard to pick one. Yeah, John Wick, John 2, John Wick 3. But it's the people you work with every day. And early on in my career, people say, this is the best movie ever. I say, why is it the best? It's because all the people we're working with, we all gel together, we become one, we're friends. We may never see each other again. James, how important is teamwork? Teamwork's very important. No film is ever made by one person. It's always a collaboration. And I think this team that we have here right now realizes that we have an opportunity to do something that's pretty historical. There hasn't really been a big budget Hollywood film that's authentic Pakistan, you know what I'm saying? Like from the actors to the locations. So it's an opportunity for a big budget Hollywood film to be shot here in Pakistan, which has never been done before. And it's really because of Sadia. She put the team together. Sadia, you are the superstar. No. He's the rock star and so are they. A person is only as good as their team, you know. So thank you for that. In the Marvel world, she would be Iron Man. She would be the head of us. You know what I'm saying? I'm more like the Hulk, and he's a little bit more like Doctor Strange. And I'm gonna say. You see, writers see themselves as the nerds, you know. So whenever we think of ourselves, we think of us as the kid reading the books in the library in the background. Okay, सादिया, पाकिस्तान में काम करने का पहला तजुर्बा होगा और जो हॉलीवुड में आपका पूरा एक्सपीरियंस है, उसके बारे में क्या कहेंगी? We think it's history in the making because हम चाह रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जो हमारा शुरू होगा. उसके बाद लुइसा और मैं एक टेलीविज़न शो करना चाह रहे हैं पाकिस्तानी औरत के बारे में इंग्लैंड में. और हम चाह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तानी ड्रामे बहुत बनते हैं लेकिन आप लोगों को पता है पूरी दुनिया में देखे जाते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये कि अभी हम लोगों ने ब्रेक नहीं किया अमेरिकन मार्केट में, तो वहाँ से आना और यहाँ के साथ ब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे लोगों के पास टैलेंट बहुत है. और अक्सर ये होता है साउथ एशियन बैनर के अंदर हमारी टैलेंट पीछे रह जाती है और लोगों की टैलेंट आगे आ जाती है. हम ये भी चाह रहे हैं इस वर्कशॉप के थ्रू और इस फिल्म के थ्रू कि ना सिर्फ हम पाकिस्तान के बारे में ये फिल्म बनाएं, हम यहाँ के लोकल टैलेंट को भी एलिवेट इतना ज़्यादा कर लें कि वो भी हमारे साथ वहाँ जाके और प्रोजेक्ट्स पे काम करें, मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स पे. Say some words for Pakistan. Everything is top hospitality. You know, everybody is so polite. I mean, if you've ever been to New York City, not everybody's polite. Islamabad is a beautiful capital in the world, you know? Yes. Yeah. So, Luisa, you want to give any message to the emerging filmmakers who want to pursue their career in filmmaking? I think it's always find a story that inspires you because your inspiration is what's gonna inspire others. So I look forward to interacting and also learning. You know, I'm gonna repeat a quote I just learned the other day, is that if you find yourself to be the smartest person in the room, you're in the wrong room. So I'm here to learn. I'm here to exchange experiences and really build together. James, any message you would want to give to the emerging cinematographers? I'm looking forward to the workshops. I'm looking forward to an opportunity to exchange ideas. I never realized how big a company Hum is and how many hours of film production they accomplish every year. It's a massive company, and I've been in the business for a really long time, no age, but I've done 7,000 days on set, and I've worked over 100,000 hours in film. But every country that I travel to, when I do give classes and seminars or workshops, I always learn something from the people that are there, and I hope that I teach them something. So I'm looking forward to that. And Sadia? One of the things I want to say about Hollywood is that people have this perception. I also want to shatter the stereotypes about Hollywood. People have this perception that it's a snobbish place or that it's an aggressive place, but it's just full of beautiful storytellers like these three souls here. And such lively people. Yes. And because when you have a story in your heart is usually beautiful. So I feel like people in Hollywood are way more humble and kind than we think. It's an accessible place. If you're an inspiring filmmaker,
reach out to somebody in Hollywood, they will respond and they will collaborate. Thank you so much, James. Thank you, Sadia. Thank you, Andrew. And thank you, Luisa, for coming here. नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक. Stay with us. अब जरा बात कर लेते हैं कौमी खेल हॉकी की. मलेशिया के शहर अपवा में जारी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम ने फातिहाना आगाज़ किया. बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है पाकिस्तानी टीम की. मलेशिया को और जनूबी कोरिया को पाकिस्तान ने शिकस्त दी और आज पाकिस्तान का जापान के साथ मैच होने जा रहा है. इंटरेस्टिंग मैच होगा. पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस में बात कर लेते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान ओलंपियन शहबाज सीनियर साहब. सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो. वालेकुम अस्सलाम. ये बताएं कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं. फातिहाना आगाज़ हो गया लेकिन आज जापान के साथ पाकिस्तान का मैच है. जापान की टीम भी खासी तगड़ी है, वो भी अभी अपना जो इब्तदाई मैच है वो जीत चुकी है. पाकिस्तान की टीम ने टूर्नामेंट का आगाज़ बहुत अच्छे तरीके से किया. होस्ट टीम के ख़िलाफ़ और मलेशिया में ही खेलना और 5 गोल से जीतना मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्कोर है. उसके बाद उनको इनकरेजमेंट मिली है. कोरिया के ख़िलाफ़ इन्होंने 4 गोल किए हैं और एक भी गोल नहीं खाया. तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है. मेरा ख्याल है इनका मोरल हाई होगा और इनका टेम्परामेंट भी बेहतर है. और आज का जो जापान का मैच है, इन दोनों मैचेस की वजह से इनको एज होगा और बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ खेलेंगे. बिल्कुल सर. अच्छा, वैसे अमूमन अगर देखा जा रहा हो तो हॉकी को, जिस तरह आप हमारे शो पर भी एक मरतबा मुझे याद है हम बात कर रहे थे कि वो एक दौर बड़ा सुनहरा दौर था जब हॉकी की बड़ी बातचीत भी होती थी. अब उस तरह से एप्रिसिएशन या उस तरह से बात करना, चाहे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी हो, नज़र नहीं आ रहा. तो उसके बावजूद जिस तरह से प्लेयर्स जा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, बैक टू बैक मैचेस वो जीत रहे हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बात ये है कि हॉकी के जो प्लेयर्स हैं वो नेगलेक्ट हुए हैं. हुकूमती सतह पर भी, सूबाई सतह पर भी प्लेयर्स के लिए जॉब्स ख़त्म हो गई हैं. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो इसलिए आप दे नहीं सकते कि पिछले 80 साल से कौमी खेल बजट का हिस्सा ही नहीं बन सका. आपको ये नहीं पता टीम इस टूर पे जाएगी नहीं जाएगी. लड़कों को 1 साल हो गया डेली अलाउंसेस नहीं मिले. और आपको पता है 2 फेडरेशनें बनी हुई थी और पीएम साहब और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने उसमें भी काफ़ी डिले किया डिसीजन लेने में. तो इस तरह की चीज़ें जब प्लेयर्स देखते हैं कि हमारा माँ बाप ही कोई नहीं है, तो मैं नहीं समझता वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं. आप देखें, जब 94 सिडनी वर्ल्ड कप हुआ, हम जीत कर आए. बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने मुझे कहा कि शहबाज सीनियर जितनी दफ़ा आप मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए हो, इतनी दफ़ा मेरा ख्याल है मैं कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकती. अच्छा. तो जो प्लेयर है उसको एनकरेजमेंट चाहिए क्योंकि वो कंट्री के लिए अपनी सर्विसेज दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो उसको इज्जत, वो जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो नहीं मिल रही. टीम को किस किस जगह बेहतरी की ज़रूरत है, क्या चीज़ें बेहतर की जाए ताकि कप जो है पाकिस्तान आ सके, क्योंकि तवील अरसे से जो कौमी हॉकी टीम है कोई कप पाकिस्तान लाने में कामयाब नहीं रही. उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डिफरेंट टीयर्स की टीमें बनाएं और उनको एक्सपोजर के लिए बाहर भेजा जाए 2-2, 3-3 महीनों के लिए. और हॉकी जो है अब बहुत महंगा खेल हो चुका है. जो हॉकी का शूज़ है 30-40 हज़ार का है, हॉकी स्टिक 30-40 हज़ार की है. और ये जो एस्ट्रो टर्फ है इस पे 5-6 से भी ज़्यादा दफ़ा जो एनर्जी आपकी नेचुरल ग्रास पे लगती है, एस्ट्रो टर्फ पे उतनी ज़्यादा लगती है. इतना टफ है. तो प्लेयर्स को अच्छी डाइट की ज़रूरत है. अच्छी डाइट नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि एथलीट जो है कभी भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता. बिल्कुल. और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि 10-20 एस्ट्रोटर्फें ज़्यादा लगाने की बजाय प्लेयर्स को फैसिलिटेट करें. क्योंकि आप जितनी भी एस्ट्रोटर्फ लगाते हैं उनमें कई एस्ट्रोटर्फ ऐसी हैं जिन पे ज़िंदगी में एक भी मैच नहीं हुआ और वो ख़राब हो गए, तबाह हो गई और पाकिस्तान का 20 करोड़ ज़ाया हो गया. तो ये जो किक बैक लेने का तरीका निकला हुआ है इसको ख़त्म होना चाहिए. जी हमने इतनी एस्ट्रोटर्फ लगा दी, इतना ये कर दिया. प्लेयर्स को डेली अलाउंसेज आप नहीं देते, अच्छा खाना आप नहीं देते, स्पोर्ट्स गियर आप नहीं दे रहे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं दे रहे, जॉब्स आप नहीं दे रहे. पॉलिटिकल बेस पे किसी को 20 लाख रुपए माहाना सैलरी मिल रही है, किसी को 15 लाख रुपए मिल रही है. वो कंट्री के लिए कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है. जो बंदा एक कंट्री का इमेज बना रहा है, हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, उसको फैसिलिटेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एग्जैक्टली. तो इन्वेस्ट करना अपने प्लेयर्स पे बहुत ज़रूरी है. अच्छा, इसमें भी अगर लिमिटेड रिसोर्स की बात की जाए शहबाज साहब, कुछ प्लेयर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और जाहिर है कुछ अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो वो सारे फैक्टर्स उसके अंदर हैं जो फैक्टर्स आप बता रहे हैं. बट एज अ टीम हम देख रहे हैं कि बड़ी अच्छी कारकर्दगी हमें देखने को मिल रही है. वैसे भी खिलाड़ियों की बात करें, हनान शाहिद, अरशद लियाकत, गजनफर अली, सुफियान, इनकी कारकर्दगी को किस तरह देखना भी फिलहाल जो टॉप पे जो हाईलाइट हो रहे हैं वो ये 4 खिलाड़ी हो रहे हैं. बात यह है कि ये पाकिस्तान जूनियर टीम जो वर्ल्ड कप खेली है मलेशिया में 3-4 महीने पहले, ये उसी टीम का हिस्सा है. इनमें टैलेंट है
इनको मज़ीद ग्रूम करने की और पॉलिश करने की ज़रूरत है, इनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, इनको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। आप देखें, आप रेस कोर्स में जाते हैं और जब घोड़े रेस लगा रहे हैं, उन घोड़ों को कितना लुक आफ्टर किया जाता है, कितना फैसिलिटेट किया जाता है ताकि वो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करें। तो ये बच्चे भी जो हैं एक अच्छा केयर मांगते हैं, और बड़ा अरसा हो गया कि बच्चों के ऊपर और हॉकी में हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। पिछले 30 साल से, जब से हम वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, मैंने किसी भी हुकूमत में दिलचस्पी नहीं देखी जो कौमी खेल को प्रमोट करना चाहें और बच्चों को फैसिलिटेट करना चाहें। अच्छा, पाकिस्तान 4 बार का आलमी चैंपियन है। अभी तक पाकिस्तान के पास ये रिकॉर्ड है सबीन, अभी तक किसी कंट्री ने इतने वर्ल्ड कप नहीं जीते, पाकिस्तान ने जीते हैं 4 बार। ये बताइएगा, जो मौजूदा टीम है क्या ये सलाहियत रखती है कि इस कप को बासानी जीत ले? क्योंकि जो हमारी रैंकिंग है, आलमी रैंकिंग, उसमें 15वें नंबर पर अभी तक ये परफॉर्मेंस आ रहा है, बड़ी अच्छी जा रही है कि सब बहुत पॉजिटिव है। देखें, ये जो पिछले 2 मैचेस हुए हैं, बच्चों का मोरल हाई हुआ है, फिर उनको पता है कि कौम भी इन्वॉल्व होती है, पाकिस्तान का मीडिया भी इन्वॉल्व होता है, तो मुझे तो उनके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आया है। स्पेशली अगर आप देखें मलेशिया का जो मैच है, उसमें जो चौथा क्वार्टर था, हमारे बच्चे जो थे वो फिज़िकली मुझे मलेशिया से भी ज़्यादा फिट नज़र आए हैं। हालांकि मलेशिया में ट्रॉपिकल वेदर है, उनका होम ग्राउंड है, होम क्राउड था, तो ये एक अच्छा साइन है। मुझे नज़र आ रहा है कि आज का मैच अगर पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो न्यूजीलैंड के खिलाफ मेरा ख्याल है और भी बेहतर परफॉर्म करेंगे, और अजलान शाह कप जीतने की सलाहियत पाकिस्तान टीम के अंदर है। ये सलाहियत है, ये बड़ी पॉजिटिव बात है, और इसी के साथ ही हम सबको डिटर्मिन रहना चाहिए। और हमारी टीम इस वक्त जो खेल रही है टूर्नामेंट, उसको हम गुड लक ज़रूर कहेंगे कि वो ये टूर्नामेंट जीत कर वापस आ रहे हॉकी की दुनिया में। आज जापान के साथ मैच है तो ज़रा सारी नज़रें इस वक्त हॉकी के ऊपर हैं। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।